जिनको हम हार्ड नंबर्स कहते हैं, दोज आर बेसिकली नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 8. सो बेसिकली मैं उनको कभी हार्ड नहीं कहती हूँ. दे डिमांड लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन और एक्स्ट्रा वर्क, आई वुड से. लक नहीं है उनके केस में. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज 3 नंबर्स, सो नंबर 4 राहु है, नंबर 7 केतु है. उनका धड़ और उनका सर दोनों अलग अलग हैं. वो आपस में ही कहते हैं ना कि वो एक कंप्लीट नहीं है. सो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 8 की, तो 8 आ जाता है शनि का. एंड शनि वी ऑल नो, इन तीनों नंबर की बेसिकली प्रोग्रेस लो है. क्योंकि तो इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो लोग? तो नंबर 4 को पहले तो थोड़ा ग्राउंडिंग सीखनी चाहिए. ग्रास पे 10 मिनट के लिए वॉक करें एंड दे कैन चैंट ओम गणपतये नमः. नंबर 7 की सबसे अच्छी रेमेडी है कि वो स्पिरिचुअलिटी में घुस जाएं. सो नंबर 8 की अगर मैं रेमेडी बोलूँ, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ कॉस्मिक जैज, जहां हम बात करते हैं और अनलॉक करते हैं अलग अलग न्यूमरोलॉजी और ऑकल्ट साइंस के सीक्रेट्स के बारे में. तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां हम जानेंगे कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में जिनकी लाइफ कहा जाता है बहुत ज़्यादा हार्ड और स्ट्रगल बेस्ड होती है, जो है नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 8 वाले लोग. बेसिकली आज हम ये जानेंगे कि जो 4 नंबर वाले लोग हैं वो इतना डिलेज और क्यों ऐसे सिचुएशंस में आते हैं और कैसे इनसे डील किया जा सकता है. नंबर 7 जो हम कहते हैं केतु का, वो बहुत डिटैचमेंट, हम जब भी बात करते हैं तो डिटैचमेंट, कन्फ्यूजन, बहुत अलग अलग क्रिएटिव पैनल से उसको देखा जाता है. लेकिन एक्चुअली क्या उनके प्रॉन्स हैं और क्या कॉन्स हैं, आज हम ये भी जानेंगे. और एक नंबर जिससे सब डरते हैं, या कह लीजिए जो सबसे ज़्यादा हाई रूल करता है, हाई एनर्जी है जिसकी, वो है नंबर 8 शनि की. क्योंकि हमेशा शनि के लिए बोला जाता है कि वो डिसिप्लिन का कारक है. तो एक्चुअली इसके पीछे क्या है, वो स्ट्रगल देता है, डिसिप्लिन देता है, या आपको एक फ्रूटफुल आउटकम भी देता है. तो आज इन्हीं सब को समझाने हमारे साथ वापस से जुड़ी है हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट जसमीत मैम, जो कि हमें पता है काफ़ी सारे स्पिरिचुअल साइंसेस के साथ जुड़ी हैं. तो चलिए मैम से ही बात करते हैं. वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए. बिल्कुल बढ़िया. मैम, जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे हार्ड लाइफ नंबर्स वालों की, तो उससे आपका क्या पर्सपेक्टिव आता है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट नंबर्स जिन्हें हम हार्ड कहते हैं, सो बेसिकली मैं उनको कभी हार्ड नहीं कहती हूँ. मेरे लिए अच्छा. बस ये है कि दे डिमांड लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन और एक्स्ट्रा वर्क, आई वुड से. एक्स्ट्रा हार्ड वर्क बेसिकली. लक नहीं है उनके केस में. वो कहानी जो थोड़ी होती है ना, वो थोड़ी उनके केस में चलती नहीं है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन द अदर साइड ऑफ दोज नंबर्स, इट्स बेसिकली जो आप मेहनत करोगे उसका आपको फल मिलेगा. तो आप अपनी मेहनत पे फोकस करो. क्यों? क्योंकि लक वो देगा नहीं, राइट. सो आपके पास क्या आया कि जो आपके हाथ में है, आप जो करोगे, आपके इन रिटर्न आपको उसके रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे. ओके. So basically, you just have to plan your life in a way, the kind of rewards you want, you put that kind of work in the universe. So it's easy, I would say. आपको पता है कि आपकी लाइफ क्या डिमांड कर रही है, आप उसको वो चीज़ दे दो. So it's just that. तो I never say it like it's hard numbers और अनलकी नंबर्स. आई से इट कि बेसिकली उनकी लाइफ में उन्हें थोड़ा कॉन्शियसली चलना पड़ता है, बिकॉज लक नहीं है उनके पास. तो हम जब बात करते हैं ऐसे हार्ड लाइफ नंबर्स की, जैसे कि हमें बहुत कॉमनली सुनने में आता है 4 नंबर वाले, 7 नंबर वाले और 8 नंबर वाले. तो बेसिकली इनका कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से हम पहले इनके बारे में जानते हैं. सो अगर मैं नंबर 4 की बात करूँ, सो बेसिकली जो नंबर जिनको हम हार्ड नंबर्स कहते हैं, दोज आर बेसिकली नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 8. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज 3 नंबर्स, सो नंबर 4 राहु है, नंबर 7 केतु है. ठीक है. उनका धड़ और उनका सर दोनों अलग अलग हैं. वो आपस में ही कहते हैं ना कि वो एक कंप्लीट नहीं है, वो सेपरेटली डिवाइडेड है बेसिकली. नंबर 4 के पास सर है, तो नंबर 7 के पास उसका धड़ है. सो ऑब्वियसली बात है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिवाइड हो गई. एक अगर दिमाग से सोच रहा है तो एक दिल से सोच रहा है. एक अगर कहते हैं ना कि उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी इतनी इजीली नहीं आ रही है बिकॉज कन्फ्यूजन है उसके पास. सो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 8 की, तो 8 आ जाता है शनि का, राइट. एंड शनि वी ऑल नो हाउ शनिदेव वर्क्स, राइट. जी. शनिदेव आपस में कंप्लीट हैं. बस उन्हें क्या चाहिए उन्हें वो भी पता है. वो कंफ्यूज नहीं है लाइफ में. वो सिंपल है उनका, काम करो फल लो. तो ऐसे में जब हम नंबर 4 की बात करते हैं, सो नाउ आई विल टेल यू लाइक सेपरेटली कि कैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. सो नंबर 4 जो कि राहु का नंबर है. सो राहु बहुत प्रैक्टिकली चलता है, क्योंकि
दिल नहीं है उसके पास, सिर्फ सर है उसके पास, धड़ है ही नहीं उसका। तो उसके केस में क्या हो जाता है कि वो बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को लेते हैं। ऑब्वियसली अगर हाफ बॉडी है ही नहीं तो लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन रहती है उनकी भी। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं ना कि नाप तोल के चलने वाले लोग होते हैं वो, ठीक है। और जब चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो वो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। और ये नंबर में 4 देख ही जाता है कि वो ना, जितना मैंने नोटिस करा है नंबर 4 को भी, सो बेसिकली अगर एक बात के 2 पहलू है ना, एक अच्छा और एक बुरा, नंबर 4 वाला बंदा पहले बुरे पहलू की तरफ जाएगा। ये बात तो है। वो है, उसको पॉजिटिविटी दिखेगी ही नहीं, उसको सबसे पहले नेगेटिविटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि एक प्रैक्टिकल दिमाग का बंदा जो है ना, वो पता क्या करेगा, वो पहले सबसे वर्स्ट सिनेरियो से काउंट करेगा। दिल वाला बंदा क्या करेगा, जो होएगा देखा जाएगा, वो अपना ही अच्छा सोच रहा होगा। सो वो डिफरेंस, एक जो बहुत बड़ी चीज़ मैंने नंबर 4 में देखी है, वो ये चीज़ आती है कि उनका फोकस सबसे पहले नेगेटिविटी की तरफ जाता है। एंड देन ऑब्वियसली यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक ऑफ, काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो इनके केस में ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के लोग होते हैं। तो कई बार इमोशन समझना उनका दिमाग चलता ही नहीं है उस चीज़ों में, क्योंकि इमोशन समझने के लिए आप दिल होना ज़रूरी है। अगर मैं एक न्यूमरोलॉजिकल फैक्टर से बात करूँ तो उनके केस में ये उनका लॉजिक आ जाता है। दे आर वेरी प्लान्ड, दे नो थिंग्स वेरी वेल। उनको होता है कि जैसे कहते हैं ना, दिमाग से रिलेटेड कोई भी काम उनको दे दो, वो बहुत अच्छे हैं उस चीज़ में। प्लानिंग, प्लॉटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मतलब उन सब चीज़ों के लिए आपका दिमाग लगता है। सो दे आर वेरी गुड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो ये चीज़ नंबर 4 के केस में आती है। एंड देन नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 7, नंबर 7 का जो नंबर 4 का जो आधा बॉडी का पार्ट है वो नंबर 7 है। अब नंबर 7 के पास दिमाग नहीं है, वो चलता है दिल से, उसकी गट फीलिंग बोलती है। सो वो होता है ना कि भगवान ने अगर आपकी लाइफ में कोई सी चीज़ की कमी छोड़ी होती है तो आपके पास जो ऑपोजिट वाली पावर होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। एग्जैक्ट। सो इनके केस में इनकी जो गट फीलिंग है ना, वो बहुत काम करती है। बट वही चीज़ है क्योंकि हाफ बॉडी है, सो दे आर ऑल्सो डिससेटिस्फाइड इन लाइफ। दे ऑल्सो डोंट गेट सेटिस्फैक्शन सो ईजिली इन देयर लाइफ। नंबर 7 का जो इंसान होगा बेसिकली, सो उसके केस में ये चीज़ होता है कि उसको प्रैक्टिकलिटी नहीं समझ आती है। Those people are driven by emotions. उनका कहते हैं ना कि इमोशन इंटेलिजेंस इज़ वेरी हाई, सो दे आर वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशन। समटाइम्स बहुत ज़्यादा ही समझ लेते हैं तो फिर वो उनको बाउंस बैक करता है। वो होता है ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो इज नॉट गुड काइंड ऑफ थिंग, राइट। एग्जैक्टली। सो वो केस नंबर 7 वाले बंदे में आता है। नंबर 7 वाला बंदा बहुत इंट्यूटिव होता है। मतलब आई ऑलवेज से दैट कि अगर आप नंबर 7 के इंसान हो, सो यू फॉलो योर गट फीलिंग, यू सी ना आपको क्या आवाज़ अंदर से आ रही है कि ये सही है और ये गलत है। एंड दे आर वेरी गुड इन टू स्पिरिचुअलिटी। होता है ना कि नंबर 7 वाले बंदे को बोला जाता है कि यू गो इनवर्ड रादर देन गोइंग आउटवर्ड। बेसिकली हर बंदे को होता है ना कि पीस ऑफ माइंड उसे कहाँ से मिलता है। नंबर 7 वाले बंदे की लाइफ बहुत ईजी हो जाती है अगर वो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ जाए या फिर किसी गुरु के साथ वो जुड़ जाए, तो उनको ना एक चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। अदरवाइज दे आर लाइक कि टेंशन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, लोगों से डिससेटिस्फैक्शन हो रही है, किसी ने कुछ हल्का सा कुछ करा, इनका दिल दुख जाता है, बिकॉज दे आर सेंसिटिव काइंड ऑफ थिंग। सो ये चीज़ नंबर 7 वाले लोगों के साथ होती है। बट आई ऑलवेज से दैट नंबर 7 पीपल मेक अ वेरी गुड पार्टनर्स। अच्छा। When you go for marriage and all that, they're very good partners because they understand you and what you want in a marriage and understanding, right? So they make a good couple, but वही होता है कि access of anything also becomes bad. So उनका वो जो nature होता है ना, कई बार बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो सामने वाला बंदा irritate हो जाएगा। अगर वो उस चीज़ को balance करना सीख लेंगे तो they are very good in it. Okay. And now when we talk about number 8, basically शनि जी का नंबर। जी। सो वो अपने आप में कंप्लीट हैं, वो तो वो डिससेटिस्फाइड तो नहीं होते हैं, बट ये कि उनकी प्रोग्रेस स्लो है। इन तीनों नंबर की बेसिकली प्रोग्रेस स्लो है क्योंकि कार्मिक नंबर्स आ जाते हैं। ये होता है ना कि पास्ट लाइफ की आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ चलती हुई आ रही हैं, तभी आप इन्हीं नंबर्स से बॉर्न होते हो बेसिकली। सो नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, सो बेसिकली फिर वो वही चीज़ आ जाती है कि शनिदेव के बारे में तो हमने वैसे ही बहुत बातें करी हैं जी, कि उनकी कहानी सिंपल है, मेहनत करो मैं तुम्हें फल दूंगा, और ये मेहनत सीधे तरीके से होनी चाहिए जी। ये कोई नहीं, शॉर्टकट्स कोई शॉर्टकट्स नहीं है। और आप करके देखो, मैं आपको रिजल्ट्स ऐसे दूंगा कि आप कहते ना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इनके केस में होता है कि दे पीपल आर गुड व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट, दे वेरी गुड व्हेन इट कम, जब आप पैसों की बात करोगे, सो नंबर 8 के इंसान को बहुत अच्छे से उस चीज़ों को मैनेज करना आता है। आइडियाज़ अच्छे होते हैं इनके पास, मतलब होता है ना कि पैसा कैसे कमाना है इनको आता है अच्छे से। अच्छा। बट वही है कि आप सीधे तरीके से रास्ता देखो, बिकॉज आपको अगर भगवान ने एक पाथ दिया है ना, तो उस पाथ में ना आपके दिमाग में अड़चने बहुत लेकर आएगा। डाइवर्जन्स कहते हैं ना, आपको
इन्फ्लुएंस करने के लिए बहुत लोग आएंगे, तो आपको ना अपना इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी और से वाला सीन है। सो नंबर 8 की वो कहानी, और पेशेंस होते हैं इनमें अच्छे खासे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर भगवान इतना दुख देता है तो उसे सहने की हिम्मत भी देते हैं वो। सो ये नंबर 8 की कहानी होती है कि वो मेहनत की कमाते हैं। ओके आप अगर अपने नंबर की कहानी समझ जाओगे ना, तो वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, आप अगर डिमांड अच्छी दोगे तो आपको सप्लाई ऑलवेज अच्छी आएगी ही आएगी वाला सीन है, तो आपको रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। हाँ, अगर आप इसी कंपैरिजन में रह जाओगे कि मेरे नंबर तो मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं होता है लाइफ में, आपको सिर्फ उस वाइब्रेशन को पकड़ना होता है। ठीक है, कईयों की लाइफ में लक फैक्टर चल जाता है, कईयों की लाइफ में नहीं चलता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ आर यू बॉर्न इन दिस लाइफ टाइम, कि आप इस जन्म में किस चीज़ के लिए आए हो। अगर आप वो समझ लोगे तो लाइफ आपके लिए आसान हो जाएगी। तो वो आई ऑलवेज से इट इन दिस वे। तो मैम अब हम बात करते हैं इन्हीं में और डिटेल में कि जो 4 नंबर वाले हैं, जब हम बात करते हैं किसी 4 नंबर वाले की, तो जैसे अभी आपने बताया कि उसके पास प्रैक्टिकल ब्रेन तो है लेकिन वो दिल से नहीं सोचता, तो क्या ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को प्रैक्टिकलिटी में ले आता है? जैसे कि अभी रिलेशनशिप है, इनके रिलेशनशिप इश्यूज भी रहते होंगे, तो क्या क्या इनके जो कॉन्स हैं वो हो सकते हैं, और इनको कैसे हम छोटी छोटी चीज़ें सिंप्लीफाई करके कैसे इसको पॉजिटिविटी में बना सकें? सो अगर जैसे मैं नंबर 4 की बात करूँ, तो आप सी द वे यू आस्क बेसिकली रिलेशनशिप, सो आई विल स्टार्ट विद दैट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, सी रिलेशनशिप में हमेशा प्रैक्टिकलिटी नहीं चलती है। बिल्कुल सही। ओके, आप जब किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, it can be your friends, it can be your partners, or it can be any kind of a relationship that you have, right? So उस केस में ना अगर आप यही सोचते रह जाओगे कि नहीं ये चीज़ ऐसे, प्रैक्टिकली बेसिकली हम बात करते हैं कि मुझे ये चीज़ ऐसी चाहिए ऐसी चाहिए ऐसी चाहिए और ये ऐसे ही सही है बेसिकली, आफ्टर अ वाइल यू विल नॉट बी हैप्पी इन दैट काइंड ऑफ थिंग। अच्छा। बिकॉज ऑब्वियसली जो चीज़ एक इमोशनल ड्रिवन चीज़ है, तो उसको हैंडल करने के लिए प्रैक्टिकलिटी चाहिए होती है। आई ऑलवेज से दैट व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, आपका दिल उसमें पूरा होना चाहिए, ठीक है, बट उसको चलाने के लिए प्रैक्टिकलिटी चाहिए होती है, उसमें आने के लिए प्रैक्टिकलिटी नहीं चाहिए होती है। पार्टनर को चूज़ करने के लिए आप अपने दिल से चलते हो कि हाँ आगे जाके लाइफ में अगर ये इंसान किसी प्रॉब्लम में खड़ा होगा या खड़ी होगी तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगी उस चीज़ में, और उसमें आपके इमोशंस ही काम आते हैं। प्रैक्टिकल वाला बंदा पता है क्या बोलेगा कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि वो इमोशनली उस चीज़ में घुसा ही नहीं। बिल्कुल सही। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द मैरिज काइंड ऑफ थिंग, आई से इट दिस वे। सो ये चीज़ व्हाट आई फील, जितना मैंने नोटिस करा है, ये चीज़ आती है उनके केस में कि उनको ये होता है कि क्योंकि अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी भी चीज़ में तो आप प्रैक्टिकलिटी के तरीके से घुस गए, राइट? व्हेन द इमोशंस विल प्ले अ रोल इन दिस, सो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बिकॉज आपने वो डिसीजन प्रैक्टिकलिटी से लिया था। वो कहते हैं ना, इमोशन से प्रैक्टिकल तो आप सोच सकते हो, प्रैक्टिकल से इमोशंस आप ऑपोजिट नहीं जा पाओगे जी। तो वो चीज़, दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड इन लाइक नंबर 4 के पीपल, कि रिलेशनशिप में वहाँ प्रॉब्लम आता है कि आगे जाके कभी ना कभी तो ऐसा, लाइफ बहुत लंबी है, छोटी नहीं है, राइट? वी डोंट नो कि आगे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। भगवान ना करे कि ऐसा कोई वक्त आए जहाँ पे आप अपने उस डिसीजन को रिग्रेट करो। वो चीज़ होती है कि, और कई बार इमोशंस को समझने में उनको नहीं समझ आता, बिकॉज वो तो प्रैक्टिकली सोच रहे होते हैं, उनको लगता है क्या छोटी छोटी बातों को इतना वो कर रहा है। एंड देन समटाइम्स अगर आप कोई उनसे डिस्कस कर रहे हो इमोशन लेवल पे, हर इमोशनल वाली बात में कहते हैं ना प्रैक्टिकल आंसर्स हमें नहीं चाहिए। सबको पता होता है कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या है लाइफ में, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वी डोंट वांट टू हेयर दैट। वी जस्ट वांट कि लाइफ में आप हमें समझो, मुझे नहीं चाहिए इस टाइम पे कि क्या सही है क्या गलत हो। वो ज्ञान नहीं देते हैं, वो रियलिटी हिट करवाते हैं। ज्ञान इज डिफरेंट। ज्ञान इज लाइक आप एटलीस्ट सामने वाले का सोच के तो बोलोगे, वो बिना सोचे बोलते हैं। वो कहता है ये मैं तो यही बोलूँ, क्योंकि वो इमोशन से सोच ही नहीं रहे ना बोलते वक्त, उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि उनकी ज़बान से निकली हुई बात सामने वाले को कितनी हर्ट कर जाएगी। सबको रियलिटी पता होती है, सबको पता होता है, हर इंसान को पता होता है कि उसकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, बट हमें हर बार वो सुनने की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार हमें बस ये होता है कि हमने आपको बात बताई, आप बस सुनो, एंड यू आर लाइक इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं ना कि नॉट ऑल द थिंग्स इन योर लाइफ आर प्लान्ड। अगर किताबों से ही सब चीज़ें निकली होती तो भगवान बनता है क्यों वाला सीन है, लॉजिक। सही बात है। तो उनका अगर बस चले तो वो किताबों में ही रह जाए वाला सीन हो जाता है। तो दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड विद नंबर 4। सो मुझे ऐसा लगता है कि नॉट एवरी टाइम प्रैक्टिकल थिंग वर्क्स।
Some people are practically driven, some people are emotionally driven, but the balanced people make the most of it from the life, क्योंकि not everywhere and every time. So that's what their problem is with the relationships, and वो फिर difficult होता है उनके लिए, बिकॉज अगर आप अपने आप को समझाने की भी कोशिश करोगे तो आप अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट अपने आप को समझा रहे हो, बट उन्हें वो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू हैव अ बैलेंस लाइफ. वो चीज़ आई ऑलवेज से कि थोड़ा ना सामने वाले को भी समझ के बोलो, बिकॉज वो सामने वाले की लाइफ है. अगर वो आपसे कोई चीज़ डिस्कस कर रहा है तो वो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग आपसे डिस्कस कर रहा है, आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग उनको मत समझाओ. आपकी लाइफ और उसकी लाइफ डिफरेंट है, तो वो रिलेशनशिप्स में उनके साथ आता है. और देन अगर मैं जनरल लाइफ में बोलूँ, सी वर्क वाइज दे आर वेरी गुड, देयर स्किल्स रियली हेल्प्स इन वर्क. ठीक है, कहते हैं ना जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ पे भी हमेशा प्रैक्टिकलिटी नहीं चलती है. एग्जैक्टली. ठीक है, उनको अगर तुम बोलोगे ना कि कुछ काम अगर आपको करवाने हैं तो आपको शांति से करना पड़ता है चीज़ों को. नॉट एवरी टाइम यू आर लाइक असूल पे खेलना वाला सीन कि ये तो ऐसा ही होना चाहिए. ऐसा नहीं होता है. सही और गलत की अपनी डेफिनेशन है, बट हाँ अगर वही चीज़ वो खुद कर रहे होंगे ना उनके लिए वो सही होगा, बिकॉज वो अपने आप को समझा देते हैं जी कि नहीं ये सही है. फिर वो चल नहीं रहा ना, सही गलत खत्म है फिर, बट दूसरे के लिए वो सही गलत आ जाता है उनके साथ. ये मैंने बहुत नोटिस करा है, वो चीज़ इनके साथ होती है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट देयर पॉजिटिव साइड, सो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स टू हैव इट, पार्टनर्स टू हैव इट. इफ़ आई जस्ट डिलीट द इमोशनल वाला फैक्टर, ठीक है, वो कभी कभी जो हिट होता है वो गलत हो जाता है. बट अगर नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वो बंदे अच्छे होते हैं बहुत. बस थोड़ी सी जो आदतें होती हैं इनकी होती है ना कि अच्छाई से भी, मतलब बेसिकली मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मैं बुराई से भी अच्छाई निकाल के लाती हूँ. वो ऐसे होता है कि वो अच्छाई से भी बुराई को ही पकड़ेंगे. वो एग्जैक्टली उनको समझ ही नहीं आता कि भाई वो तुझे क्यों सोचना है, वाई डू यू हैव टू थिंक ऑफ द वर्स्ट फ्रॉम द सिचुएशन. ये चीज़ उनके साथ होती है. तो वो इन्हीं चीज़ पे अगर काम करे तो उनकी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड बन सकती है, राइट? सो बेसिकली आई ऑलवेज से कि अगर आपको एक तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना है ना, अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स लेकर आने हैं अपनी लाइफ में, सो एक तो अपना टाइम मैनेजमेंट करो. ठीक है, बिकॉज अगर आप होता है ना कि बिकॉज आप सोच बहुत रहे हो, आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, आप लोगों से कंपैरिजन बहुत कर रहे हो अपना, बिकॉज दे कंपेयर देयर लाइफ विद द अदर्स. वो उसका कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज वो आपस में इतने अधूरे हैं ना, बिकॉज सी बॉडी नहीं है, राइट. सो वो अपने में ही इतने अधूरे हैं कि उनको लगता है कि सामने वाला से बेटर भी अगर वो होंगे ना, बट वो खुद को नेगेटिव स्पॉट में ही रखेंगे. वो विक्टिम वाला जो प्ले गेम होता है ना अपनी लाइफ में भी, तो फिर वो नेगेटिविटी ही सोच रहे हैं ना वाला सीन है. तो उनको एक तरीके से कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, अपनी थॉट प्रोसेस मैनेजमेंट, आई ऑलवेज से, एंड एक वो होता है ना कि यू हैव टू ट्रस्ट योर विजन. सो अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लोगे, और थोड़ा सा वो होता है ना कि अगर ज़बान पे कंट्रोल, अगर कोई नेगेटिव बात आ भी रही है तो उसको मत बोलो. बोलना ज़रूरी नहीं होता है. कई बार हम बहुत चीज़ें ऐसी सोचते हैं और जैसे हम उसको बोलते हैं ना वो चीज़ सच हो जाती है. जब तक हमारे दिमाग में है इट इज़ नॉट गोना उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है. बेसिकली इट्स जस्ट योर ओवर थिंकिंग. बट द टाइम यू विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर ओवर थिंकिंग, वो ओवर थिंकिंग टर्न्स इनटू अ रियलिटी, बिकॉज आपने यूनिवर्स में डाल दी वो बात. और आप मानो ना मानो, वो कहते हैं ना दिन में एक बार सरस्वती आपके मुंह पे बैठती है. इनके साथ तो मुझे ऐसे लगता है कि दिन में बहुत बार बैठती है इनके मुंह पे. अच्छी बोलेंगे नहीं होती सच, गलत बोलेंगे सच हो जाएगा. और एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ नंबर 4 के पीपल ओके इन माई लाइफ, एंड दे ऑल आर लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक दैट कि एक बंदा ऐसा है, 2 बंदा ऐसा है. मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि अगर भगवान ने तुम्हें जुबान में इतनी पावर दी है ना, तो अच्छा बोलना शुरू कर दो. यू नेवर नो कि वो अच्छा होना शुरू हो जाए. ऐसे होता है कि ऐसे बात बोली इन्होंने और ऐसे सच हो गई. सही बात है. आई डोंट नो हाउ, बट इट्स लाइक मैंने बहुत नंबर 4 के लोगों के साथ मेरी फ्रेंडशिप, बिकॉज दे वेरी गुड फ्रेंड्स विद मी. आई मेक वेरी गुड फ्रेंड्स विद नंबर 4 पीपल. ठीक है, बट वो तो है ना कि अब मेरा तो दिमाग चलता है कि हाँ न्यूमरोलॉजी भी तो है, ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो उनके साथ है ये चीज़, कही हुई बात सच हो जाती है उनकी. तो उनके केस में आई ऑलवेज से कि ये चीज़ें करो, थोड़ा कंट्रोल लेकर आओ चीज़ों के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपने विजन पे ध्यान दो. और थोड़ा कहते हैं ना कि अगर आपको वर्क वाइज करना है, बैलेंस सीखो लाइफ में. एंड इट्स ओके, अगर भगवान ने आपके पास एक चीज़ की कमी दी है ना, तो भगवान ने आपको उसकी तगड़ी पावर दी है उसके हाथ में, तो अपने पॉजिटिविटी पे फोकस करो, जो कि इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है. बट
कर लेते हैं ये लोग। ओके। या तो मैम आप जानते हैं कि नंबर 7 वाले लोग, जैसे कि केतु को बोला जाता है डिटैचमेंट का कारक, लेकिन कहीं ना कहीं डिटैचमेंट करके वो स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ता है। तो ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस आती है जहाँ पे हमें नंबर 7 वाले लोग अपने आप को बहुत हार्ड लाइफ नंबर्स वालों में काउंट करते हैं और इससे वो ओवरकम कैसे कर सकते हैं? सो नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली केतु का नंबर। जी। अब नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट केतु, अब केतु के पास सर नहीं है तो उसका प्रैक्टिकल ब्रेन गया, ठीक है, जी। वो तो कहानी खत्म हो गई। तो तभी उन्हें बोला जाता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ो, क्योंकि वही होता है ना कि द मोर यू विल गो इनसाइड, द मोर आंसर्स यू विल गेट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। द वे आई सेड इट, नॉट एवरी टाइम प्रैक्टिकलिटी वर्क्स, एंड आई एम टेलिंग यू, अपार्ट फ्रॉम योर वर्क प्लेस प्रैक्टिकलिटी डजंट वर्क। हम जितना मर्जी बोल लें, हम एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे इमोशंस की कहानी चलती है। बिल्कुल सही। ठीक है, जहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें चीज़ें सिखा कर जाते हैं, हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, हम ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकलिटी से नहीं बने हैं। अगर आप कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी कल्चर की कोई भी चीज़ें उठा के उसको कुरेदना शुरू कर दोगे ना, आप आंसर्स नहीं लेकर आ पाओगे। एक बहुत छोटी सी चीज़ कि अगर आप भगवान को भी ढूंढना शुरू कर दोगे ना प्रैक्टिकलिटी के बेस से, आपको भगवान नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेंगे। भगवान एक फीलिंग है, जो इमोशंस है बेसिकली, जिससे हम कनेक्ट करते हैं, जो वो हम स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, वो एक रिलीजियस लेवल पे हम कनेक्ट करते हैं, तो उसमें आपकी प्रैक्टिकलिटी की कहानी है ही नहीं। तो नंबर 7 का जो बेसिकली कहानी है, उसकी मेरी नज़र में उसकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो लाइफ से डिससैटिस्फाइड रहते हैं। अच्छा। बस मैंने नंबर 7 के लिए हमेशा बस एक चीज़ बोली है कि अगर आप नंबर 7 हो ड्रिवन, राइट, और इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो इफ यू हैव जस्ट सिंगल नंबर 7, ठीक है, दैट फॉर मी दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज आई ऑल्सो हैव सिंगल नंबर 7 इन माई ग्रिड ऑफ माई मूलांक इज़ नॉट 7 बट आई हैव नंबर 7 इन माई ग्रिड। अब वो नंबर 7 जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें देकर जा रहा है, मेरी इंट्यूशन बढ़ा रहा है, विच इज़ वेरी गुड। गट फीलिंग, राइट, अगर आपको कहते हैं ना कि आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग हो जाएगी, आपके लिए डिसीजंस लेना ईजी हो जाएगा, फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा, फिर आपको दिमाग चाहिए ही नहीं है, क्योंकि जब आप गट फीलिंग को अपनी प्रैक्टिकल उससे कनेक्ट करना शुरू करते हो ना, तो फिर आप प्रैक्टिकल वाले चीज़ों की सुननी शुरू कर देते हो, वो फिर गलत हो जाती हैं। तो नंबर 7 की कहानी बहुत सिंपल है। उनकी लाइफ ऑब्वियसली थोड़ी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी, वो इसलिए नहीं है कि उनमें प्रॉब्लम है, वो इसलिए है बिकॉज ये जनरेशन में प्रॉब्लम है। अच्छा। क्यों? क्योंकि नंबर 7 का बंदा है वो, जिसे कहते हैं ना कि दुनिया मोह माया छोड़ वाला इंसान है वो, ठीक है, वो मटेरियलिस्टिक थिंग। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, इन सब चीज़ों से उनका उठ जाता है मुँह। अंडर एंड अनलेस आप 16 वाले बॉर्न नहीं हूँ, बिकॉज उसके पास 1 and 6 का कॉम्बिनेशन आता है, तो वो थोड़ा वीनस की एनर्जी देता है उसको, तो लग्जरी आती है उनके पास, बट उनकी मोह माया नहीं होती है, उसमें डिफरेंस है, राइट, यू नो, आप भाग नहीं रहे हो उसके पीछे, वो आपके पास खुद से आ रही है वाला सीन है, और आपको उससे अटैचमेंट नहीं है। बिकॉज नंबर 7 वाले बंदे के लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है जब वो डिटैचमेंट सीख लेते हैं। इसमें अगर हम आज के टाइम की बात करें तो नंबर 7 का बंदा क्या एक्सपेक्ट करता है, वो इमोशन लेवल पे कनेक्ट करता है, और वो बहुत डीप इमोशन लेवल पे कनेक्ट करता है, उस लेवल पे नहीं जिस पे हम करते हैं। अच्छा। वो अच्छी खासी, बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं फिर पार्टनर से, बिकॉज दे गिव अ लॉट इन द रिलेशनशिप। वो बहुत हद तक बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, तो वो नंबर 7 की कहानी है। सो उनके केस में यही चीज़ होती है कि अगर वो जितना कहते हैं ना कि फिर वो अंदर से खोखले होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें वो नहीं मिल रहा जो वो चाह रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ आती है। ओके। तो इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं वो लोग? इसे ओवरकम करने का बहुत सिंपल से तरीके हैं। बेसिकली यू नो, प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, आप थोड़ा उस चीज़ों में जाएं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जाएं, एंड यू नो व्हाट एक चीज़ आई से इज़ बेसिकली यू नो, सिट नियर टू द वाटर, spend time with yourself, because you know the more you will be balanced within yourself, the easiest it will become for you to get the answers from your intuition and from your gut feeling, और आपके लिए वो easy हो जाएगा, because आपको situation के answers मिल जाएंगे। आप कहते हैं ना कि आप हर चीज़ के लिए easily answers निकालना शुरू कर दोगे जी। वो एक चीज़। एंड प्रैक्टिस डिटैचमेंट, मतलब किसी भी चीज़ से अटैच्ड मत रहो। बेसिकली अगर आप अटैच्ड ही नहीं रहोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी आपको क्या कह रही है? यही तो कह रही है कि डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द अटैचमेंट्स, राइट, नॉट फ्रॉम द थिंग्स बट फ्रॉम द अटैचमेंट्स। सो वो चीज़ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड आई डोंट नो बट आई काइंड ऑफ लाइक दिस नंबर, मुझे अच्छा लगता है वो, बिकॉज अगर आपके पास ये नंबर है तो यू गेट इनटू अ कल्ट एंड ऑल दैट। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे बड़े बड़े गुरु ऐसे लोग होते हैं
नंबर 7 का जो बंदा होगा, दे आर ऑन अ वेरी नाइस लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लोगों को अच्छे से वो हेल्प करते हैं हीलिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑल दैट में. सो इट्स अ गुड नंबर बेसिकली. हाँ, फॉर देमसेल्व्स थोड़ा सा वो हो जाता है, बट बाकियों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है. तो हम आगे बढ़ते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे मेन हमारे शनिदेव, 8 नंबर वाले लोग. तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो वो लाइफ में फेस करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नंबर, उनके नंबर के अकॉर्डिंग, और कैसे वो उन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं? सो अगर मैं नंबर 8 की बात करूं, जो कि शनि जी का नंबर है, एंड वीव स्पोकन अ लॉट अबाउट दिस नंबर. सो ऑन अ वेरी सिंपल वे आई से इट कि इनकी कहानी बस डिले पे चलती है. मतलब वो होता है ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है. जी. द स्टोरी दैट यू हर्ड ऑफ अ रैबिट एंड अ टर्टल, सो दे आर द टर्टल बेसिकली. ओके. दे आर नॉट गिविंग इट अप, दे आर जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स देयर गोल. वो होता है ना कि किस्मत नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रही है, बस वो चलते जा रहे हैं, तो वो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे. स्ट्रगल्स उनके लिए बस ये हो जाता है कि आप गिव अप मत करो. आप कहते हैं ना कि इम्पल्सिव होकर गलत डिसीजंस मत लो, गलत राहों में मत जाओ, शॉर्टकट्स मत लो. जी. ठीक है, क्योंकि भगवान आपको सब कुछ देगा. अच्छी लाइफ भी मिलेगी, अच्छा पैसा भी आएगा, रिलेशनशिप्स में भी आप अच्छा कर लोगे, बिकॉज आप ऑन द ना गिविंग एंड आप अच्छे हो बहुत. लाइफ में इतना देख लिया होता है कि एक पार्टनर के साथ तो आप डील कर सकते हो वाला सीन हो जाता है. अच्छा. सो वो चीज़ इनके साथ होती है. तो ये कैसे ओवरकम कर सकते हैं अपनी इन फियर्स को या इतने स्ट्रगल्स को? सो ओवरकम करने के लिए इनके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं बेसिकली. एक तो यही बोला मैंने कि गिव अप मत करो, एंड ट्रस्ट योर लाइफ एंड डोंट प्ले अ विक्टिम गेम. वैसे जनरली ये करते भी नहीं है. नंबर 8 का बंदा कभी आपको विक्टिम गेम खेलता हुआ नहीं दिखेगा. बस वो ये बोल देंगे कि लाइफ डिफिकल्ट है, और वो भी मुझे लगता है कि वो आजकल ज़्यादा करने लग गए हैं, बिकॉज दे गॉट टू नो अबाउट द न्यूमरोलॉजी एंड ऑल दैट. सो एवरीवेयर नंबर 8 को बेचारे को इतना वो कर दिया है कि सबको लगता है कि ये तो बेचारे इनकी लाइफ ही बहुत बुरी है. बट ऐसा नहीं है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है इस नंबर को. सी, इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे नहीं आता है. बिल्कुल सही. ठीक है, अपने हिस्से के कर्म, अपने हिस्से के फल वो सब लेकर आता है. तो ये भी अपने हिस्से के कर्म और फल दोनों लेकर आते हैं. किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, बट सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है वाला सीन है. बिल्कुल सही. सो वो चीज़ इनके साथ है. फिजिकल डिसिप्लिन रखें, राइट, एंड लाइफ में आगे बढ़ते रहें. एंड एक चीज़ कि आप ना लोगों की मदद बहुत करें, लोगों को हेल्प करें. लाइक जैसे वो होते हैं ना कि ओल्ड पीपल, अनप्रिविलेज जो लोग होते हैं, उनको जितना हो सके उनकी उतनी मदद करें. वो तो ना जितना आप यूनिवर्स में दोगे उतना आपको यूनिवर्स रिटर्न करेगा. और इनके केस में थोड़ा ज़्यादा चलता है. दे आर ऑन द गिविंग एंड. लाइक सम पीपल ऑन द गिविंग एंड रिसीविंग एंड, सो दे आर ऑन द गिविंग एंड. ओके. जितना ज़्यादा दोगे फिर ऑब्वियसली वापस भी आपको उतना ही मिलेगा, बट बिना लालच के. तो मैम, न्यूमरोलॉजी में क्या इनकी कुछ रेमेडीज भी हैं जो ये फॉलो कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ और ईज हो जाए? सो व्हेन आई टॉक अबाउट द रेमेडीज फॉर ऑल दीज नंबर्स, सो अगर मैं नंबर 4 की बात करूँ, सो नंबर 4 को पहले तो थोड़ा ग्राउंडिंग सीखनी चाहिए. मतलब वो होता है ना कि थोड़ा अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट करें, ग्रास पे 10 मिनट के लिए वॉक करें, एंड डॉग्स को फीड करें. And they can add the color dark blue and blue in their life, and they can chant ओम गणपतये नमः का जो मंत्र है उसको थोड़ा चांट करें, या फिर एटलीस्ट सुन ले दिन में. सो थोड़ा ना ग्राउंडिंग लेवल पे उनको हेल्प करेगा. थोड़ा शांति रहेगी उनकी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें उन्हें हेल्प करेंगी. ठीक है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 7 की सबसे अच्छी रेमेडी है कि वो स्पिरिचुअलिटी में घुस जाएं. ओके. थोड़ा भगवान के साथ जुड़ें, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जुड़ें. एटलीस्ट रिलीजियस नहीं तो एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी में तो जाएं. वो उनको वो चीज़ बहुत हेल्प करती है. जी. एंड दे कैन ऑल्सो फीड डॉग्स. ठीक है, उसके लिए भी उनको भी हेल्प करती है वो चीज़. एंड मेडिटेशन बेसिकली 15 to 20 minutes. Practice meditation every day, and they can use pastel colors in their life. So that basically helps them in order to balance with the emotions that they are going through. So number 8 की अगर मैं रेमेडी बोलूँ, so इनके लिए भी the way I said it, that feed unprivileged people, help करो उनकी. And Saturday के दिन शनि जी को दिया जलाकर आओ सरसों के तेल का. अच्छा. वो चीज़ उनको हेल्प करेगी. एंड पेशेंस इज़ पावर फॉर देम. पेशेंस इज द की. पेशेंस इज़ द की. उनके लिए वो पावर है. उनकी जो वो होती है ना, उनकी लाइफ के आउटकम्स उनके पेशेंस के साथ आते हैं, तो उनको वो चीज़ मास्टर करनी होती है वाला सीन है. एंड इनके लिए एक चीज़ और कि दैट दे बी इन डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी काइंड ऑफ थिंग. मतलब वो होता है ना कि मेहनत करते रहो. उनको दिखना चाहिए कि ये बच्चा कर रहा है,
तो इनको फल अच्छा देना है. So they can do all of these things and it helps in their life. बहुत सारी बातें करी आज, बहुत मज़ा भी आया. तो जाते जाते हमारे ऑडियंस को, जो आपको आज सुनती हैं, हमेशा सुनती आई है और कहीं ना कहीं आपको फॉलो भी करती है, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? So एडवाइस एक चीज़ मैं देना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज सब बोल रहे हैं कि ये डिफ़िकल्ट नंबर है, बुरे नंबर हैं, तो ऐसा नहीं है. मतलब आप अपनी, कहते हैं ना, आई ऑलवेज से दैट कि आप अपनी वाइब्रेशन को पकड़ो. कुछ बुरा और कुछ सही नहीं होता है लाइफ में. इट इज़ योर पर्सपेक्टिव. सो चेंज योर पर्सपेक्टिव इन अ वे कि भगवान मुझे कह रहे हैं कि ये करना है, मैं वो करूँ तो मुझे मैक्सिमम रिजल्ट आएंगे. डोंट पुट योर सेल्फ इन दैट विक्टिम प्लेस कि मेरे तो नंबर ही बुरे हैं, तो मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं जी. तो वो माइंडसेट ना रखकर ये माइंडसेट रखा जाए कि मुझसे भगवान थोड़ी ज़्यादा मेहनत चाह रहे हैं. ओके. मेहनत सबकी इक्वल है और आपको, क्योंकि दुनिया बोल रही है तो आपको लग रहा है आपसे मेहनत चाह रहे हैं, बट जो बाकी नंबर्स वाले भी बंदे हैं वो भी जो उस लेवल की मेहनत कर लें, उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है. बहुत सही. उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है. जी. So we all have, different kind of struggles in our life. So rather than comparing, we better focus on our struggles. Then we'll be able to take out the maximum out of it. So that's what I'll say कि comparison ना करा जाए, अपनी लाइफ पे फोकस करा जाए. थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और कहीं ना कहीं 4, 7, 8 नंबर वालों को थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि उनकी लाइफ क्या बताना चाहती है उन्हें. और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी स्पिरिचुअल साइंसेस के सीक्रेट्स को और जानते रहेंगे डीप लेवल में आपसे. एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. थैंक यू. थैंक यू मैम.